सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होने के बाद भी उर्मिला जी को उनकी बहू रिया कभी पसंद नहीं आ सकी। रिया का दोष मात्र इतना था कि उर्मिला जी के इकलौते बेटे आरव ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वह अपनी बचपन की सहेली सौम्या की बेटी जानवी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। उनके विरोध करने पर आरव ने स्पष्ट कर दिया था, मुझे जानवी जरा भी पसंद नहीं मम्मी, उसके और मेरे स्वभाव में ज़मीन आसमान का फर्क भी है। आपकी मर्जी से शादी कर भी लूँ, उससे तो निभा नहीं पाऊँगा। क्लियर बताए दे रहा हूँ, समझो ना आप। अरे क्यों पसंद नहीं है, इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस, सौम्या की इकलौती बेटी है वो। जैसे तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तभी तो पूरी नक चढ़ी है। उसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं है मम्मी। फिर मुझे रिया पसंद है। मेरे ऑफिस के पास में ही उसका भी ऑफिस है। कई सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उसी से शादी करनी है। ये क्या बोल रहे हो आरव? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और जानवी के पेरेंट्स ने तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर चुके हैं। दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर के देहरी नहीं नागने दूंगी। साफ बता रही हूँ मैं भी। ओ कम ऑन मम्मी, इस बात को तो मैं हमेशा मजाक समझता आया था। आप लोग सीरियस थे, अभी पता चल रहा है मुझे। आपको अगर रिया का घर अपने आना मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के खर्चे हम उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हर तरह से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पति रिटायर्ड थे और बेटा इकलौता कमाने वाला। भले ही उसने खर्चे उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पढ़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद बेमन से उर्मिला जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। रिया बहू बनकर उनके घर आ गई और उसने आते ही घर के अधिकतर काम अपने कंधों पर उठा लिए। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा करके उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके समर्पण और परवाह के कारण ससुर जी उससे जरूर सहानुभूति रखने लगे थे। वे पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहते थे, पर बहू के पक्ष में उनके मुंह खोलते ही उर्मिला जी दोगुना कलेश करती। फिर स्वयं को असहाय पाते हुए वे सास बहू और बेटे के मामले में निर्लिप्त ही रहने लगे। वे शुरू से ही थोड़े दब्बू स्वभाव के थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, औरों की तरह वो भी सोचने लगे थे। अपने आप को अकेली और अपेक्षित महसूस करके रिया के अंतर्मन में उदासी व्याप्त होने लगी थी। कहाँ तो वह सोच कर आई थी कि वह सब कुछ ठीक रहेगा तो सास ससुर की इच्छा अनुसार वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। जिस बात में घर वालों की खुशी होगी वो वही करेगी। पर अब उसको लगने लगा था कि घर के ऐसे वातावरण में वह घुट घुट कर कहीं अवसाद की चपेट में न आ जाए। अतः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाना उचित समझा। इस बात से उर्मिला जी के भीतर और अधिक चिढ़ भर गई। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी के लिए बाहर निकलकर रिया उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, कमाई वाली आत्मनिर्भर होने का रोब गांठना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई वो बोलती, महारानी जी बस नाश्ता बनाकर घर से निकल जाती हैं, घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर, जैसे बाप ने 4 नौकर भेज रखे हैं। रोज़ रोज़ बाहर जाकर गुलछड़े उड़ाने की आदत जो पड़ी हुई है। रिया अंतर्मुखी होने के कारण कभी अपनी घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी। हाँ, आरव को थोड़ा बहुत अपने से अंदाज़ा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती हैं, लेकिन वह रिया से ही समझदारी की उम्मीद करता था। उसे ही थोड़ा सहनशील बनकर चलने की सलाह दिया करता था। उसका सोचना था कि इस उम्र में मम्मी को
एक झटके से अपना नेचर बदलने से रही। हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आखिर माँ की इच्छा के विरुद्ध जो शादी की है। फिर उसे मन में किसी एक कोने में आस भी थी। अपने अच्छे व्यवहार से रिया जल्दी ही माँ का मन मोह लेगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देगी। रिया अपने ऊपर व्यंग बाण और ताने को दिल पर पत्थर रखकर सह ले रही थी, मगर सास द्वारा उसके माता पिता को नित्य निरंतर कोसा जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसे भी किसी विवाहिता के लिए भावुक व संवेदनशील विषय होता है, जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वह सहन नहीं कर पाती। उर्मिला जी के दुर्व्यवहार के बाद हर बार रिया आत्ममंथन करने लगती। माँ बाप का क्या दोष, उन्होंने क्या अपराध किया है? बस यही कि उन्होंने बेटी की खुशियों को अपनी खुशी समझा है। बेटी के सपनों का घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विद्या किया है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भर देने से बेटी के माँ बाप के फ़र्ज पूरे नहीं हो जाते। अच्छे संस्कार देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हो तो लड़की को क्या सिखाएं? उर्मिला जी अक्सर कहती, कई बार सुनाती चली जाती। अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने से खुला छोड़ दिया था कि जा बेटी, कोई भला मोटा मुर्गा देखकर फांस लेना, ताकि हमारा लाखों का दान दहेज बच जाए। रिया का हृदय रो उठा ऐसे अनर्गल आरोपों से। कौन से माता पिता ऐसी शिक्षा देते होंगे? और मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी की अधिकतर रस्मों में खुलकर खर्च भी किया है। भले कर्जे में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों रिया से जब उसकी माँ मिलती तो पूछती, बिटिया तू ससुराल में अच्छे से रहती है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं लाडो? दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? रिया का मन करता कि माँ के सामने दिल का सारा दर्द उड़ेल उनकी छाती से लगकर खूब रोए, पर अपना मन हल्का कर ले। लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती, वह खोखली हंसी हंसती कह देती, हाँ माँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ मैं। आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं। मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून पसर जाता और रिया उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही रिया के घुट घुट कर दिन गुजर रहे थे। उर्मिला जी आज जैसे ही वहाँ से निकली, उनके कानों में सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ पड़ गई। भिखारियों ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे सोने जैसे बेटे को फांस लिया। भगवान करे सच के भिखारी बन सड़क पर आ जाएं, कटोरा लेकर भीख मांगते फिरें। लगातार ऐसी बद्दुआएं सुनती और सहती आ रही थी रिया, मगर आज अस्वस्थ तन के कारण उसके मन की घुटन हद से ज़्यादा बढ़ गई और उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। तत्काल उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। शायद डिप्रेशन के दौरे जैसी स्थिति में उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण ना रहा था। सास ससुर के कमरे की सफाई करते समय वह उनकी टेबल पर नींद की गोलियों का डिब्बा हमेशा देखा करती थी। वह अनायास ही वहाँ जा पहुँची। देखा कमरे में कोई नहीं था। ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। सास रसोई में अपने प्रलाप में लगी हुई थी। यत्र चलित सी वह डिब्बा उठा लाई, अपने कमरे में वापस जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर ढेर सारी नींद की गोलियां हलक में उतार ली और कमरे के एक किनारे बिछे काउस पर गिरकर गहरी नींद सो गई, दोबारा कभी न उठने के लिए। वहीं बगल में पलंग पर आरव अभी तक गहरी नींद सोया पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उधर जब देर तक रिया रसोई में वापस नहीं आई, उर्मिला जी गुस्से में उबलती हुई उसके माँ बाप को गालियों से नवाजती हुई बाहर तक चली गई। ये सोचकर कि बहू रानी जरूर ससुर जी को मक्खन लगाने कुछ लेकर गई होगी और उन्होंने उसे पास में ही बिठा लिया होगा। लेकिन बाहर उन्हें अपने पति अकेले समाचार पत्र में मुँह छुपाए दिखे। रिया का कहीं अता पता नहीं था। वे दौड़ती हुई वापस बेटे के कमरे तक गई। दरवाज़ा अंदर से बंद पाकर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीट डाला तो महारानी सारे काम छोड़कर फिर से कमरे में घुस गई हैं। आज नहीं छोड़ूंगी इसे।
आरव से बोलकर इसकी अकल ठिकवाने लगवाती हूँ। दरवाज़ा खटखटाते वह यही सोच रही थी। लगातार दरवाजे पर पड़ती जोरों की थाप से आरव चौंक कर जागा। भागकर दरवाज़ा खोला तो माँ को आंखों से अंगारे बरसाते पाया। उर्मिला जी बेटे को बाजू में धकेल कमरे में घुस गई। बहू को औंधे मुंह पड़कर सोते हुए देख कर वे चीखने लगी, देख तेरी बीवी की मक्कारी। उधर सारे काम फैला हुआ छोड़कर यहाँ महारानी आराम कर रही हैं। मैं नौकर हूँ इसकी। आरव पहली बार रिया को इस समय सोया हुआ देख रहा था। कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है, सोचता हुआ उसे जगाने लगा। और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसे आभास हुआ कि रिया सोई नहीं बल्कि बेहोश है, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। अनन फनन में परिचित डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया, जिसने चेकअप करके रिया की मृत्यु की पुष्टि कर दी। आरव के साथ साथ उसके माँ बाप को शाम सूख गया मानो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी। मगर सच अपने विदुप्र रूप में सामने था। अनहोनी घट चुकी थी। पत्नी की ऐसे असमय मौत और ऊपर से पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर। आरव के लिए यह सब एकदम असहनीय था। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का पूरा इल्ज़ाम माँ बाप पर आते देख उसने अपने बयान में सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार यही झूठ कहता रहा कि दोनों की पटती नहीं थी। उसके और रिया के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इंस्पेक्टर वर्मा जब उसका लिखित बयान दर्ज कर रही थी, आरव को सोचता हुआ बता रहा था, कल की लड़ाई में रिया ने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वह सुसाइड कर लेगी, जिसके जवाब में मैंने कह दिया था, ऐसी कोरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले बोलकर नहीं मरते। मुझे क्या पता था कि वो सचमुच ऐसा कदम उठा लेगी। इस बयान के बाद पुलिस ने आरव को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नवविवाहिता पत्नी की परोक्ष हत्या का मुकदमा दायर हो गया। रिया के घर वाले बेटी के गम में पागल हो उठे थे। जिस हंसती खेलती लाडली को उन्होंने कुछ माह पहले डोली में बिठाकर यह समझकर विदा किया था कि वह अपने मनपसंद हमसफ़र के संग जिंदगी को भरपूर जिएगी, उसकी ऐसी अकल्पनीय परिणति उससे सहन नहीं हो रही थी। उनकी याचिका पर आरव की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई। उसे केस के पहले चरण के फैसले तक के लिए जेल में डाल दिया गया। एक निर्दोष इंसान के लिए यह सब झेलना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। ऊपर से जेल के अंदर की काली दुनिया। आरव के लिए दुर्दांत अपराधियों के बीच रहना जीवित नरक भुगतने जैसा था। दहशत से भरे हुए कई पुराने और गाक मुजरिम वहाँ ऐसे थे जो नए आए हुए कैदियों का कई तरीकों से शोषण करते थे। ऊपर तक उनकी पहुँच और कानून के रखवालों से साठगांठ होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी शिकायत करे। अगर कोई शिकायत करे तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। उल्टा शिकायत करने वाले की सामत आ जानी थी। अधिक दिनों तक आरव यह सब झेल नहीं सका। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर जेल के वार्डन की रिपोर्ट पर उसे जेल में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति गंभीर होने की सूचना पर उसको तत्काल मेंटल ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहाँ भी उसकी हालत सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई। और एक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर ने आरव के बारे में अपनी फाइल रिपोर्ट जेल प्रशासन तथा मरीज के घर वालों को सौंप दी कि ऐसे सीवियर केस में पेशेंट का पूरी तरह से ठीक हो पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट सुनते ही उर्मिला जी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ने वाली वो खुद हैं। उन्हें अपने किए जुर्म का एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने हाथों ही अपना सब कुछ नष्ट कर डाला। प्रास्तर प्रतिमा सी हुए खड़ी थी कि तभी उनके पति रोते कल्पते हुए उनके पास आए और सबके सामने ही चीख चीख कर सारी बर्बादियों का दोषी उन्हें ठहराते हुए कहने लगे, ऐसी औरत के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रहूँगा। आज से ही किसी वृद्धा आश्रम में जाकर रह लूँगा या फिर मथुरा वृंदावन चला जाऊँगा। इस कलंकनी का चेहरा भी दोबारा नहीं देखूँगा। जो करीबी परिवार वहाँ जुट आए थे
आपस में कानाफूसी करने लगे। उर्मिला जी को किसी का फुसफुसाता स्वर सुनाई दिया। अपने ही बच्चे को खा जाने वाली डायन ना देखी हो तो देख लो एक बार। ऐसी होती है जो अपने ही बच्चे को खा गई, और नहीं तो क्या अपने कोख जाए तक की खुशी बर्दाश्त नहीं थी इसे तो दूसरे का भला क्या सोचेगी। किसी की हिकारत भरी आवाज़ सुनाई दी, ऐसी नीच की परछाई भी ना पड़े तो अनर्थ हो, चलो जल्दी यहाँ से, कोई और कह रहा था। एकाएक उर्मिला जी की अपनी अंतरात्मा भी चीख चीख कर उनसे उनके कर्मों का हिसाब पूछने लगी। किस बात की कमी थी तुझे उर्मिला? घर में सब कुछ भरपूर भरा हुआ था, सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। कम नहीं, बेटे की शादी में तकड़ा दान दहेज वसूलने की भूख ने तुझे कहीं का ना छोड़ा। दूसरे की बच्ची के लिए पाले हुए बेमनस्य की आग ने तेरे अपने जुगर के टुकड़े को लपेट लिया। उसी आग से तुम्हारी सोने जैसी गृहस्थी जलकर राख हो गई। क्या करेगी अब अपना ये कलंकित मुंह लेकर? कैसे जिएगी? किसके लिए जिएगी? क्यों जिएगी? जीकर क्या करेगी? अपराध बोध, आत्मगलीन और पश्चाताप की ज्वाला उसके मन में धधकने लगी। भीतर ही भीतर उस निरंतर तेज होती अग्नि में वे समूची जल मरी। और फिर हा 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 अपने सिर के बाल नोचती वे अट्ठास कर उठी। सामने खड़े सभी लोग अपनी तांत अपरिचित थे उनके लिए, किसी को वे पहचान नहीं पा रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाए उसी तरह से पिशाचिक हंसी हंसाती हुए बाहर सड़क की ओर दौड़ पड़ी और अंधाधुंध दौड़ती चली गई, दौड़ती ही चली गई। सड़क पर आती एक गाड़ी ने उनको कुचल डाला। उर्मिला जी लालच और ईर्ष्या ने उनके हंसते बसाते घर में आग लगा दी और इस आग में सबको जलाकर राख कर दिया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। कभी किसी की बेटी को इतना न तड़पाओ कि वो इस तरह का कदम उठा ले। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।